रोटी खोल दे शफीक अहमद। आज हम हुमायूं सईद की कहानी सुनेंगे। मालिक को इतना खुश किया कि ये जनरल मैनेजर होगा इस फैक्ट्री का। सर क्या उम्र होती है उस टाइम जब ये शोबिस की इंडस्ट्री में आते हैं? हुमायूं सईद ने सारी जिंदगी वही किया जो उसका दिल चाहा। हुमायूं की तमाम कामयाबियां जो हैं वो उनकी बेटी सना की मरहून मिन्नत। जब भी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम आता तो सबसे पहले हुमायूं सईद का नाम सामने आता। 5 मरतबा लक्स स्टाइल अवार्ड लिया। किसी भी हीरो की कंटिन्यू 4 फिल्में, न किसी डायरेक्टर की हिट है न किसी राइटर की हिट है। इंडस्ट्री पेशीन गोई करने लगा हूँ जो शायद हुमायूं साहब को अच्छी न लगे। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं द लिविंग लेजेंड हुमायूं सईद की। हुमायूं सईद का फिल्म इंडस्ट्री में आगाज कैसे हुआ और कौन सी फिल्म से हुआ। हुमायूं सईद ने पीटीवी के कौन से ड्रामे का ऑडिशन दिया, लीडिंग रोल मिला लेकिन बाद में छोड़ दिया। द क्राउन में हुमायूं सईद की किसिंग सीन जो कंट्रोवर्शियल भी बनी, उसके पीछे की हकीकत क्या है। आने वाले 2 सालों में ऐसा क्या होने वाला है कि नासिर अदीब साहब ने ये कह दिया है कि हुमायूं सईद का नाम पहले नंबर पर होगा। ये तमाम बातें जानने के लिए नासिर अदीब साहब के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूँ और आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? और उम्मीद करते हैं कि हमें देखने वाले, प्यार करने वाले भी उतने खैरियत से होंगे जितने आप और मैं खैरियत से हैं। और हमारी जितनी भी टीम यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए बैठी होती है उतनी ही खैरियत से वो लोग भी इंशाल्लाह होंगे। सर कैसे हैं? मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा कि आपके मेरे में उम्र का बेपनाह फ़र्क है। आप मेरे बड़े हैं, मुझे साहब ना कहा करें। जी नासिर अदीब साहब। फिर आपने साहब कह दिया। जी नासिर। हाँ ये है ना बात। बताइए नासिर। बात ये है हुन अब आप क्या चाहते हैं? उनमें कुछ नहीं जानता। उनमें चाहना वा कि अज तुसी किदी स्टोरी सुनान चले हो ते अज सानू दसन किदे बारे चले हो कि यार इस सेलिब्रिटी दे बारे तुसी दसांगे या गल करांगे या हमेशा मैं बताता हूँ और फिर आप या बताते हो तो आप आवाम से या मेरे नाजरीन और सामीन से कहते हैं जी आप अंदाज़ा लगाएं। नहीं आज बता दें आप। आज नहीं आज आप बताएंगे मुझे। आज मैं आपको इशारा दूंगा जी कौन बने करोड़पति की तरह का जी, और उसमें आपने सेलेक्ट करना है कि वो कौन आदमी है। जी ठीक है, ठीक हो गया। गौर से सुनना। जी जी गौर से सुनना। जी जी गौर से सुन रहा हूँ। रोटी खोल दे शफीक अहमद। हुमायूं सईद। हाँ ये इन्हें बात है। आज हम हुमायूं सईद की कहानी सुनेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुए, एक्टिंग में कैसे आए, पहली फिल्म कौन सी थी और तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे नासिर अदीब साहब कि वो किस तरह से आज हुमायूं सईद, जो पहले के हुमायूं सईद थे और आज के हुमायूं सईद में क्या फ़र्क है। सर शुरू करते हैं फिर कहानी का। जितने भी प्रोग्राम मैंने इससे पहले किए उन सब पर मैंने पहले रिसर्च की जी, उनके बारे में जानने की कोशिश की। कभी नेट से, कभी गूगल से, कुछ आपसे पूछा, दाएं बाएं से पूछा और बाद से पर्सनल फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ली। ये पहला प्रोग्राम है कि ना मैंने नेट को देखा, ना मैंने गूगल को देखा और ना मेरा कोई रिसर्च है इस शख्स के बारे में। अच्छा। लेकिन वो एक ऐड चलता होता था, मैं उसका ऐड का तो चीज़ का नाम तो नहीं लूँगा, उसके बाद आता है नाम ही काफ़ी है। तो आज मेरे दिल ने चाहा कि यार बगैर रिसर्च के भी तो किसी का बोला जा सकता है, बगैर कुछ जाने भी तो कहे जा सकता है। क्योंकि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनके बारे में आपको गूगल इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 2 चीज़ें मैंने ली हैं गूगल से या नेट से जी। एक उसकी तारीख़ पैदाइश ली कि उसके बाप का नाम, जो मेरा अंदाज़ा तो था लेकिन क्योंकि जब इंसान के नाम रखे जाते तक उनके साथ बाप का नाम होता है। जैसे मेरे बेटे के नाम कामरान है लेकिन साथ नासिर होता है जी। तो जब मुझे हुमायूं सईद का पता चला तो मुझे यकीन था इसके बाप का नाम सईद होगा। ठीक है। लेकिन मैंने सोचा फिर भी पूछ लेना चाहिए कि बाप एक ऐसा रिश्ता है जो गलत बोला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर हमारे सामीन और नाज़रीन इतने बारीक बीनी से हमें देखते हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हमारी बात को गौर से देखते हैं और जहाँ हम गलती करते हैं वहाँ हमें पकड़ भी लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। जो शख्सियात होती है ना सर, जो शख्स होते हैं उनके बारे में बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है। हाँ। जो शख्सियात होते हैं उनके बारे में ढूंढना नहीं पड़ता, दाएं बाएं से बहुत कुछ मिल जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इल्म नजूम भी दिया है, इल्म आदात भी दिया है, क़ियाफ़ा शनासी भी दी है। ये मैं अपनी दुकानदारी नहीं खोल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुदरत की तरफ से मुझे कुछ बातों का
अपने अंदाज़ होता है जो अक्सर सही होते हैं। मसलन मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि हुमायूं सईद एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में किसी हीरो के पास नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पहला सबसे पहला हीरो, मुझे नहीं पता उसका नाम, तेरी याद बनी थी यहाँ पाकिस्तान में फिल्म, फिर इश्कोले बनी, फिर एक और भी बनी, लेकिन नज़ीर साहब का नाम मुझे याद है, पंजाबी लारे फिल्म बनाई तो उसमें वो थे। तो नज़ीर से गिन लेते हैं ना, मैं नज़ीर 47 से लेकर या 48 से लेकर आज 20,025 तक जो हीरो हमारे सामने, आपके भी सामने, बिल्कुल, पंजाबी के भी, उर्दू के भी, जी जी, पश्तो के भी, किसी हीरो के पास वो रिकॉर्ड नहीं है जो हुमायूं सईद के पास, जो हुमायूं सईद के पास। वो कैसे? ये मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब एक शख्स जो कराची में पैदा हुआ, 27 जुलाई 1971, ठीक है, मोहम्मद सईद बाप का नाम, हुमायूं सईद इनका नाम रखा गया। उसके बाद इसके 4 भाई और भी हैं जो छोटे हैं। अच्छा, माँ भी पंजाबी और बाप भी पंजाबी, ठीक है, और इनके घर में बोली भी पंजाबी जाती है। लेकिन हुमायूं सईद के आप ड्रामे देखें, उसकी गुफ्तगू सुने, उसका लहजा सुने, तो आपको ऐसा लगेगा किसी भैया का टाइप आपका बेटा है, बड़ी नस्तालिक उर्दू बोलता है। बिल्कुल। उसको फिर देखें, जब अल्लाह ताला किसी को ब्लेसिंग देता है ना, उसको किसी के उभारना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा खूबियाँ भी देता है। मसलन आपने उसकी आवाज़ सुनी, गरजदार बेसी, एक ग्रिंजर आवाज़ में, और ये वो आवाज़ है जिस आवाज़ में फ़र्ज़ करो अगर उसने रोमांटिक डायलॉग बोलना है तो भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर सैड डायलॉग बोलना है तो ऑटोमेटिकली वो गरारी सी वो भी बहुत अच्छा लगेगा, उसकी जो बेस जो होती है। और ये जो बेस है ना, जिस तरह म्यूज़िक की बेस होती है, हर चीज़ की एक बेस होती है जिसे बुनियाद आप कहते हैं, जी। तो अल्लाह ताला ने उसको वो आवाज़ भी दी, ये तो ब्लेसिंग होगी। फिर जैसा मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी नामवर और बड़े आदमी बने हैं, बड़े लोगों के घर में बहुत कम पैदा हुए हैं। ठीक है। बड़े लोगों के और बड़े महलों में हमेशा छोटे ज़हन और छोटे लोग पैदा होते हैं। अच्छा। छोटे घरों में बड़े लोग पैदा होते हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वो किसी अमीर ख़ानदान का बेटा नहीं है जो सोने के चमचा मुँह में लेके पैदा होते हैं, वो ऐसा नहीं था जी। एक सफ़ेद पोश या खुशहाल फैमिली कह लें जो अपना गुजारा सही कर रही थी, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा आया जिस हादसे ने वो खुशहाली या वो एक वक्त इज़्ज़त से जैसे गुजर रहा होता है वो डिस्टर्ब हो गया। अच्छा। इसने कॉलेज से, कराची से कॉमर्स में डिग्री की हुई थी। ठीक है। बाप की ख्वाहिश थी कि ये इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। अच्छा। जिस तरह आज हमारे मतलब एक दौर था, हर मतलब माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि औलाद डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। नहीं, हर दौर में ये नहीं रहा। हर दौर में एक दौर, वो मैंने तो जो मेरा दौर था उसमें मैंने ये देखा, जो मतलब बचपन का दौर है, कि हर बच्चे की ये ख्वाहिश थी, ये माँ की, कि मेरा बच्चा फौज में कैप्टन बने। हाँ, वो तो सर, वो तो है, बड़ा ही ऑनरेबल एक और बड़ा रिस्पेक्टेबल रॉयल फैमिली जैसी। खैर, तो इसकी ज़िंदगी में वो जो इनकलाब आया, उस इनकलाब ने इस बच्चे को पीछे धकेल दिया। पीछे धकेलने से मुराद ये है कि वो जो लूडो खेलते हैं ना, 99 से वो नीचे 0 पे आ जाते हैं। हाँ, ये 0 पे आ गया। जब 0 पे आया तो ये सबसे बड़ा था। अच्छा। तो इसने महसूस किया कि मुझे अब अपनी बाप की जगह ले लेनी चाहिए। फिर इसने जॉब किया। अच्छा। ये कोई शोबज में आने का इसका प्रोग्राम या इस किस्म की कोई जहन में बात नहीं थी। जो कॉमर्स बच्चा पढ़ता है ना, वो बेसिकली बिजनेस माइंडेड हो जाता है। यस। गारमेंट्स फैक्ट्री में ये एंटर हुआ और इंतहाई संजीदगी से काम किया, क्योंकि जिम्मेदारी थी। और जिस बच्चे पर जिम्मेदारी होती है ना, वो कड़वी कसेली भी मालिक की सह लेता है। वो ऐसा रिस्क नहीं लेता जिससे उसको नौकरी से निकाल दीजिए, वो अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि उसने तनख्वाह लेके जानी है और अपने घर की इज्जत और आबरू बचानी है। बिल्कुल ठीक। तो इसने इसके अंदर वो पैशन आया, वहाँ वो हालात ने दिया कि नहीं, जो जैसे भी है मुझे नौकरी करनी है, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। तो उस रवैये ने, इसके रवैये ने और इसकी उस ऑनेस्टी ने मालिक को इतना खुश किया कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ये जनरल मैनेजर हो गया उस फैक्ट्री का। अच्छा। गारमेंट फैक्ट्री का? गारमेंट्स फैक्ट्री का GM। अब ये शख्स
गार्मेंट्स फैक्ट्री से बिजनेस माइंडेड कॉमर्स, और फिर ये शोबिज़ में जब आता है तो हर फील्ड में आता है। सर क्या उम्र होती है उस टाइम जब ये शोबिज़ की इंडस्ट्री में आते हैं? 21 साल की उम्र में ये फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हो गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक का नहीं कई फैक्ट्रियाँ थीं, वो मुझे तादाद पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये कन्फर्म है कि ये जनरल मैनेजर हो गया। सही, एक रीजनेबल जगह। उस फैक्ट्री में इसने एक शो किया। अच्छा, हाँ जी। वो क्या था? अब यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये एक्टिंग के या परफॉर्मेंस के जरासीम मौजूद थे कि इसने खुद ही उस शो को तरतीब दिया, डिज़ाइन किया। और डिज़ाइन क्या किया कि जितने जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, जो कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े स्टिचिंग करते हैं, जो फलां करते हैं, कारीगर, सारे कारीगर ये शुरू से लेकर आखिर अपनी जात तक कि वो सारे आकर ना परफॉर्म करेंगे। अच्छा। कोई गाना गाएगा, कोई लतीफ़ा सुनाएगा, कोई एक्टिंग करेगा, जो भी। हाँ। कोई डायलॉग बोल के सुनाएगा। तो उसमें इसने मालिक को भी बुलाया, वो भी थे। अब साफ जा रहा है कि एक बड़ा सुलझा हुआ आदमी और टाई लाई और वो बैठा हुआ है अपने और काम कर रहा है, ये वो फलां, और एकदम वो गा रहा है। तो वो दूसरे आदमी के लिए तो बड़े अचंभे की बात है ना। बिल्कुल। तो खैर वो इतना वो खुश हुआ मालिक इसकी परफॉर्मेंस से और लोगों की परफॉर्मेंस से कि उसने इसे कहा कि यार तुम ऐसा करो कि तुम शोबिज़ में चले जाओ। अच्छा। तुम काम करो, एक्टिंग करो, जैसे मैंने आपको कह दिया था कि तुम एक्टिंग करो, कह दिया था ना। खैर वो जरासीम इसको ले गए, इसको पीटीवी पर उन्होंने भेजा ऑडिशन देने के लिए। इसने ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के बाद ये पास हो गया और ड्रामा शुरू हो गया। और ड्रामा शुरू हुआ तो जो रोल इसको दिया गया था जी, लीडिंग रोल था। हाँ। वो इसने परफॉर्म किया। अब वहाँ ये था कि जो डायरेक्टर का शॉट होता है कि आप इधर बोलें, फिर इधर जाएं, फिर उधर जाएं, फिर ये वेरिएशंस होती हैं शॉट्स में। हाँ, सारी वेरिएशन, फुटवर्क भी होता है जी। तो ये इससे हो ना पाया। तो अब बेसिकली कोई स्टार्ट भी था और कोई एक्टिंग उसने सीखी तो थी नहीं। तो उन्होंने इसे क्या किया कि उन्होंने इसको बददिल नहीं किया, मायूस नहीं किया, कट नहीं किया, उन्होंने इसका रोल तब्दील कर दिया। अच्छा, लीड पे किसी और को ले लिया, इसको साइड में रोल दिया था। यानी उनके ख्याल में जितना ये कर सकता था वो रोल दे दिया। क्या बात है। जब इसको ये पता चला तो उसने कहा जी मैं अगर करूँगा तो लीड रोल करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। वाह। और ये ड्रामा छोड़ के चलाया। अब वो जैसे मैं कहता हूँ ना, गौर व फिक्र करने की बात होती है। किसी शख्स का कोई भी जो एक्शन या फैसला होता है ना, वो उसके पूरे किरदार की तशरीह करता है। बेशक। किरदार की तशरीह आपकी बातों से नहीं होती, किरदार की तशरीह आपके फैसले और अमल से होती है। अच्छा। कि आप डिसीजन क्या लेते हैं। क्योंकि बातें तो आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, बातों में मैं भी बहुत अच्छी कर सकता हूँ, बातों में आपको खुश भी कर दूंगा, लेकिन मेरे इनर में क्या है कि मैं आपको खुश कर रहा हूँ आपसे मफाद उठाने के लिए, या आपसे को राम करने के लिए, कोई काम करने के लिए, या मैं वाकई सही बातें कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो जो अमल होता है, जो डिसीजन होता है इंसान का, वो बताता है कि इस किरदार के एक मजबूत कितना है या कैसा है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि नेल्सन मंडेला थे सदर, वो लीडर था जनूबी अफ्रीका का। एक डिसीजन था उसका, वो डिसीजन ये था कि मैंने हकूक लेके रहना है। हाँ, हक लेके रहना, वरना नहीं रहना। वो तकरीर कर रहा था और उस तकरीर में वो तकरीर करते करते पुलिस आई और वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट हो गया, जेल चला, 26 साल जेल रहा। 26 सालों में साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत वक्त ने कहा होगा कि यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो नहीं माना। ये होता है किरदार और ये बताता है फैसला। ये उसका फैसला था कि मैंने अपने स्याफाम लोगों के लिए हुकूक लेके रहना है, वाह, वरना मैं नहीं आता जेल से बाहर। क्या बात। और वो हुकूक लेकर बाहर आया। लोग लेने के लिए आए। अब पहले हज़ारों में थे तो लाखों में आए, और सामने माइक आया तो मज़ेदारी की बात आपको बताता हूँ, जो उसने तकरीर की थी जी, एक जुमला था जहाँ उसने छोड़ी थी। वो क्या था सर? कि ये हकूक इस कौम को, मेरी कौम को देना पड़ेंगे। तो अरेस्ट हो गया। तो अब तकरीर कहाँ से शुरू की? कहता तो मैं कह रहा था कि मेरी कौम को हकूक देना पड़ेंगे और आज मैंने ले लिए। वाह। तो
इसका ये डिसीजन, एक आदमी शोबिज़ में जाता है, बड़ा क्रेज़ होता है कि मैं टीवी में आऊँगा, मैं मशहूर हो जाऊँगा। ये चांस था ना, बिल्कुल खो दिया, खुद इनकार कर दिया। एक मकाम, आज अगर हुमायूं सईद किसी ड्रामे से इनकार करे तो समझ आती है। हाँ, एक स्टार्ट था और ज़रूरतमंद था। हाँ। इसके आपको एक बताऊं कि इसका जो छोटा भाई था वो गिरा और उसकी ये जो रीढ़ की हड्डी है कुछ शायद है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, हाँ, वो डिस्टर्ब हुई। अब इसके सामने वो भाई भी था, बाप माँ और बाकी सारी जिम्मेदारियां भी, लेकिन इसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। ये इसके अब किरदार की बात है कि डिसीजन लेना है, करना वो है जो मेरा दिल चाहेगा। और हुमायूं सईद ने सारी ज़िंदगी वही किया जो उसका दिल चाहा। क्या बात है। उसने चांस नहीं लिया। मेरी हुमायूं सईद साहब के साथ 3 मुलाकातें हैं टोटल। अच्छा। सबसे पहली मुलाकात मेरी कराची में हुई। शेख अकरम मरहूम प्रोड्यूसर थे, मसूद भट्ट डायरेक्टर थे, मैं राइटर था उस फिल्म का। फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद जंगल का कानून था या क्या, नहीं, मैं भूल गया। लेकिन उसमें एक साइड रोल था जिसके लिए हमने चाहिए था कोई हीरो मिल जाए, तो वहाँ पता चला जी हुमायूं सईद नाम का लड़का है जो, उसको ले लो। अच्छा। इसको बुलाया गया। अब नए पहली दफ़ा आया और मेरे ख्याल में इसके पास उस वक्त कोई भी फिल्म नहीं थी। अच्छा। यही कोई ड्रामा कर रहा होगा या कमर्शियल कर रहा होगा। की बात है सर? ये मुझे सन की याद, ये 90 की इसकी बात, 1992 की, इस दौर की बात हो सकता है, 90 से 1 साल पहले भी हो। तो इसने कहा मैं तो करैक्टर सुनूंगा, स्क्रिप्ट सुनूंगा। मुझे बुलाया गया। मसूद भट्ट ने कहा कि यार वो, मैं भी साथ था, कि यार वो आप सेट पर आ जाए। मैं क्यों कहता है, जो वो हुमायूं सईद साहब को बुलाया तो यार वो कहता है मुझे करैक्टर सुनाओ। हाँ जी। मेरे तन बदन में आग लग गई। क्यों सर? सर वो आप समझ लें कि अल्लाह का ऐसा कर्म था कि नाम हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, और कभी किसी एक्टर ने मुझे नहीं कहा कि मुझे कहानी सुनाओ। इवन सुल्तान राय साहब और मुसवा कुरैशी साहब, राइटर कौन है पूछते थे, नासिर, हाँ जी ठीक है। ये अल्लाह ने एक मुझे इज्जत मकाम दिया हुआ। ठीक है। मैंने कहा यार इतने बड़े एक्टरों ने तुम्हारे से कहानी सुनी नहीं, नदीम साहब ने मैं कहानी नहीं सुनी, वो भी थे, नदीम बेग भी थे उसमें, तो ये कल का लड़का ये कह रहा है मैं कहानी सुनूंगा। तो वो गुस्सा एकदम मेरा जो ना नरम पड़ के इसके हक में हो गया। मैंने कहा यार ये मैं लड़का देखना चाहिए जो इस मकाम पर ये कह रहा है मैं कहानी सुन के साइन करूंगा फिल्म। मैं चला गया, देखा मैंने तो एक बड़ा संजीदा किस्म का लड़का। अच्छा। जो उम्र नहीं थी उसकी संजीदगी की, लेकिन वो उस वक्त संजीदा था। तो मुझे पता चल गया कि इसने फिल्म नहीं करनी। अच्छा। ये मुझे इसके चेहरे से पता चल गया। तो खैर मैंने, क्योंकि वो जो देख रहा था तो सेट पर बेग साहब भी थे और उधर सुल्तान राय साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा। तो एक लड़के के ज़हन पर जो सोच थी मेरी समझ में आ गई कि ये सोच ये रहा है संजीदगी से कि जिस फिल्म में नदीम साहब है, सुल्तान राय साहब है, तो उसमें मेरा क्या रोल होगा। तो मेरा तो कैसी B क्लास या C क्लास रोल होगा। लेकिन मैंने इसको रोल सुनाया। अच्छा। रोल सुनाने के बाद ना मैं उठ के चला गया। मैंने कहा मैं डिसीजन नहीं सुनता। तो उसके थोड़ी देर बाद हुमायूं सईद साहब ये कह के चले गए कि आई एम सॉरी मैं ये रोल नहीं कर सकता। अच्छा। तो उससे डायरेक्टर ने पूछा जी तुसी क्यों नहीं कर सकते? कहता मैं करूँगा तो मैं लीड रोल करूँगा। वाह। और ये कह के चला गया। अब उस डिसीजन को ले जो PTV पर किया, फिर फिल्म में आप देखें उस डिसीजन को ले जो यहाँ किया, और मेरा ख्याल है कि ये वाकया इनके ड्रामा में आने से बहुत पहले का है। सही हो गया। ये स्टार्ट था इनका, किसी कमर्शियल में ये होंगे जो देखोगा, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी कमर्शियल में होंगे। लेकिन मुझे उसका चेहरा, उसकी रीडिंग और उसका डिसीजन बहुत पसंद आया। अच्छा। ये चले गए। उसके बाद मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 20-30 साल के बाद मेरी मुलाकात होती है, बल्कि हो सकता है 32 साल हो। वो कराची में होती है। वो इसलिए होती है कि नदीम बेग साहब के साथ मेरी गुफ्तगू थी, तो मेरा शौक़ था कि नदीम बेग साहब के साथ मैं फ़िल्म करूं। तो ऐसे में मिलने के लिए चला गया। वो जब मुझे यहाँ लाहौर में मिले तो उन्होंने कहा यार मेरा भी दिल चाहता है, करेंगे तो करेंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। मैं कहा जी ठीक है। अच्छा। हालांकि उनके पास खलील रहमान कमर जैसा राइटर है,
वहाँ मेरी जगह तो बनती नहीं थी, लेकिन मैं वैसे ही चला गया। वहाँ मैंने देखा कि एक तरफ एक शख्स बैठा हुआ है, सलाम अलैकुम, तो वो हुमायूं सईद साहब थे। अच्छा। काफ़ी फासले पर ना, इधर साइड में बैठे थे, बेग साहब सामने बैठे थे। तो मेरी उनके साथ डायरेक्ट कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा, बातचीत नहीं हुई। मैं बेग साहब के साथ ही बातें करता रहा और उसके बाद मैं सलाम अलैकुम लेकर चला आया। मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा गया हूँ तो वहाँ भी बैठे हुए थे। अच्छा, बस इतनी मुलाकात, ठीक हो गया। मतलब कोई सलाम दुआ या बेतकल्फी या पर्सनल क्वेश्चन या कोई नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो वो जो आप यूँ समझ लें कि जिस वक्त मैंने उनको कहानी सुनाई थी उस वक्त भी ये बोले नहीं थे मेरे साथ, बस खामोशी से सुनते रहे थे। सुनने के बाद जब मैं उठा, मैंने कहा ये करेक्टर है तो अब आप फैसला कर लें। हाँ। मैं उठ के चला गया, तो उसके बाद इन्होंने फैसला प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को सुना दिया कि मैंने काम नहीं करना। ठीक है। ये हुमायूं सईद अगर ये समझता है कि वो इस मकाम पर जो है वो अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और परफॉर्मेंस और अपनी एबिलिटी की वजह से है, तो ये सरासर गलत है। फिर कोई भी जो कामयाब मर्द होता है आगे बढ़ने के लिए, उसके साथ एक औरत के पीछे हाथ होना ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो हाथ बीवी का हो, वो हाथ बीवी का भी हो सकता है, वो माँ का भी हो सकता है, वो बेटी का भी हो सकता है, वो बहन का भी हो सकता है। सही। हुमायूं की तमाम कामयाबियाँ जो हैं वो उनकी बेटी सना की मरहूने मिन्नत। एक तो बेटी वैसी राहत होती है, और इसमें एक कमाल बात यह है कि ये ऐसा रिश्ता है दुनिया का वाहिद, भाई भाई के खिलाफ सोच सकता है किसी स्टेज पर, जायदाद की वजह से भी सोच सकता है, किसी और वजह से भी सोच सकता है, किसी भी वजह से सोच सकता है। बाप बेटे के खिलाफ भी सोच सकता है, बेटा बाप के खिलाफ भी सोच सकता है, बहन बहन के खिलाफ सोच सकती है। लेकिन कंफर्म बात है कि जिंदगी में बाप अपनी बेटी के खिलाफ कभी नहीं सोचेगा। क्या बात। और ना बेटी बाप के खिलाफ सोचेगी। बेशक बेशक। इसने अपनी प्रोडक्शन दे दी बेटी के हाथ में, और जब बेटी के हाथ में दे दी और बेटी ने उसको डील करना शुरू किया, तो बेटी तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होती है। उसके बाद हुमायूं ने पीछे पलट कर ही देखा। इनकी वाइफ भी प्रोडक्शंस को बेशक वो भी है, लेकिन वाइफ तो बहुत पहले थी ना जी। उस वक्त हुमायूं सईद नहीं बना था। हुमायूं सईद उस वक्त बना जब सना आई। अब वजह क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है या उसका मामला देखने पड़ते हैं, तो जब बेटी देखती है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं देखती, वो अपने बाप को देखती है। वो कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ेगी जिससे उसका बाप डैमेज हो। लिहाजा फिर आगे चल कर बताऊँगा आपको कि हुमायूं सईद के पास वो कौन सा रिकॉर्ड आया इस वजह से जिस किसी हीरो के पास नहीं है। ठीक है। तो हुमायूं सईद ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो शुरू किया ड्रामों में, तो ड्रामे तो उनके अगर आप देखना शुरू करें तो लातादाद हैं, जिनको मतलब है आप रेफरेंस के तौर पर देते एक रिकॉर्ड है। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम आता है तो सबसे पहले हुमायूं सईद का नाम सामने आता है जी बात। और उसमें फिर कुछ ड्रामे ऐसे, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ, वैसे उनके ड्रामों में नाम गिनना शुरू करूँगा तो फजूल है, लोग मेरे ने आवाम ने सब देखे हुए। हाँ जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे पास तुम हो। मेरी पसंद कुछ और वजह भी हो सकती है। एनी हाउ बहुत अच्छा है ये। मैं यूँ समझता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर एक ऐसा राइटर है जिसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि मुझे लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छे राइटर हो, यकीन कर मुझे यकीन नहीं आता। मुझे जब खलीलुर रहमान कमर कहता है ना कि तुम राइटर हो, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं राइटर। हाँ जी, उसका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी सनद, क्योंकि वो बहुत बड़ा राइटर, ठीक है, बहुत ही बड़ा राइटर है। मतलब है आपकी सोच होगी। और उसका साथ जो है हुमायूं सईद के साथ, ये सोने पे सुहागा है। वाह। तो ड्रामा इंडस्ट्री से वो शोहरत कहीं से कहीं पहुंची। मतलब है मेरे ख्याल में दुनिया का ये वाहिद ड्रामा है, आई थिंक सो, कि जिसका केस अदालत में गया। वो कोई सारे शो चलाने लगे थे ना। हाँ। आखिरी शो सिनेमा में सिनेमा में चला था ये, बिल्कुल। तो अखबार यहीं से कॉन्सेप्ट भी आया था, फिर उसके बाद जितने भी ड्रामे लगे हैं, हाँ, उनके शोज चले वहाँ वो फिर शो चले, कि ऐसा नहीं चल सके जैसे वो चला था। बहरहाल वो शो पे मुझे याद है कि किसी ने रिट की हुई थी। अच्छा। कि ये नहीं चलना चाहिए। तो जज के पास जब वकील बोला ना सर ये रिट है, ये नहीं चलना चाहिए। हाँ। अब उन्होंने क्यों की थी ये मुझे नहीं पता। ठीक है। जज ने जवाब जो दिया वो कमाल था।
वो क्या सर? उसने कहा आप कहते हैं ये नहीं चलना चाहिए, तो मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने तो वो सिनेमा का बॉक्स बुक करवा रखा है, मैं अब कैसे कह सकता हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है इस तरह फैसला हक में आ गया। हाँ, ड्रामा इस तरीके से चलना जो था, उसकी लास्ट किस्त जो थी, ये मेरे ख्याल में, मैंने तो नहीं इससे पहले सुना दुनिया में कोई इस तरीके से ड्रामा हो। बड़े बड़े हिट हुए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। मतलब इससे पहले मुझे याद है पारस ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, और भी बहुत सारे ड्रामे थे जो पीटीवी जब ड्रामों का वाहिद प्रोड्यूसर था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ऐड करूं इसके अंदर कि मेरी भी उनसे ना मुलाकात हुई आज से 2 साल पहले। अच्छा। और वो हुमायूं सईद साहब से, और वो लाहौर आए हुए थे और हमारा शूट चल रहा था एक कमर्शियल का, एक रियल एस्टेट ब्रांड के शूट जो था वो था बारी स्टूडियो में, शायद इकबाल टाउन में, तो क्रोमे के ऊपर सारा था। तो हुमायूं साहब को ना मैंने मतलब देखा तो स्क्रीन पे हमने बचपन से ही हुआ है, मतलब मेरे बचपन से, मैं इस तरह नहीं कह रहा कि मैं बड़ी पुराने हैं हुमायूं सईद साहब, लेकिन मतलब शुरू से ही देखा हुआ जवानी से कि यार ये कमाल एक्टर है, कमाल अदाकारी करते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने लाइव देखा ना, तो एक ऑरा है उस बंदे का, और बोलने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, और उनकी ड्रेसिंग सेंस, मतलब जो पहनते थे या डिज़ाइनर जो स्टाइलिस्ट उन्हें पहनाता था, ज़ेबतन करवाता था, वो उन पे सूट, वो लगता था कि उनके लिए बनाया गया। तो मतलब उसकी पर्सनैलिटी से उसकी वजह यही है ना, देखिए जो आदमी झलकती है, जो आदमी चूजी होते हैं ना, वो ड्रामा में चूजी था, बिल्कुल, वो फिल्म में चूजी और था, शॉर्ट्स दिए उन्होंने, कैरेक्टर में चूजी था। तो जो आदमी सिर्फ उनमें चूजी नहीं होता, वो फिर ड्रेसिंग में भी चूजी होता है, वो आम लाइफ में भी हर चीज़ से चूजी होता है, दोस्त भी सोच के बनाता है। खैर, मैं बताने लगा कि उसमें एक शॉर्ट था, सिर्फ मैं आपको ये बताने लगा कि जिसमें उन्होंने ना अपना ये जेस्चर देना था कि जज्बाती वाला, तो उन्होंने जब अपना ये आखिरी शॉट दिया ना ऐसे करके, तो मैं कहता हूँ उस टाइम जितना भी क्रू था, प्रोडक्शंस थी, लोग थे, हजूम था, एक बड़ा सेट लगा हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो वहाँ पर लोगों ने बेदरेक तालियां मारनी शुरू कर दी कि क्या बात है, हालांकि वो एक सीन था, तो लोगों ने तालियां मार के उनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि क्या कमाल छोड़ दिया है। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ और मैं उनको बड़ा पसंद भी करता हूँ, अगर मेरा प्रोग्राम देखें वो, अगर तारीफ करने से वो चांस देंगे तो सबसे पहले तो फिर मुझे लेंगे, ऑब्वियसली आपको लेंगे नाना बू के रोल में। अब ये आपने अपनी जलन निकाली है ना। बात हुमायूं सईद पर रखते हैं कि लोग भी इंतज़ार में थे जो उनके प्लेस देखते थे, कि क्योंकि उसने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की थी द क्राउन। जी 5th सीज़न किया है उन्होंने द क्राउन का। हाँ जी, वो जो थी ना, वो पब्लिक के अंदर उनको इन कर गई। उसकी वजह ये थी, एक तो नेटफ्लिक्स का आपको पता है व्यूअर्स कहीं से कहीं होता है, इंटरनेशनली होता है, और फिर पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं, और उसमें उसके इसलिए भी इन हो गया कि उसमें एक शाट था किसिंग का, अच्छा, हुमायूं सईद का, जो एक्चुअली नहीं था, वो क्रोमा करके उन्होंने अच्छा किया, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था कि ग्रीन स्क्रीन इल्यूजन्स है। जी हाँ, ठीक है। लेकिन वो उसका ये हुआ कि वो तो बाद में उन्होंने क्लियर किया, लेकिन उससे पहले काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल हुई बात। फिर आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया है, उसका फिर इनको फ़ायदा ये हुआ कि ये उन लोगों के में भी इन हो गए जो लोग ड्रामे नहीं देखते थे, वो इस वजह से वायरल होने से वो हो गए। तो उसके बाद बड़े लोगों को इंतज़ार था, और उनके इंतज़ार करने वालों में एक मैं भी था। अच्छा, मैं इसलिए था कि मेरी फिल्म में उन्होंने कार किया था, तो मैंने कहा ये इतना चूजी बंदा है, ये जब रोल करे तो कैसा करे, मैं भी देखूं तो सही, फिल्म में आए तो पता चले। बड़े ऑडिशंस हुए थे कि फिल्म का क्या काम होता है, ये वो। अब जिस दौर में मैं था, वो उस दौर में सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी का बड़ा अरूज था। खैर, फिर आता है 1999 का ज़माना। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि ये शख्स अपने कमर्शियल से और इनसे, इसने ARY का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया, और 5 मरतबा लक्स स्टाइल अवार्ड लिया। वाह, क्या बात है। और नेशनल अवार्ड भी लिया। उसी बात पर मैं आ रहा हूँ, 1999 आ जाता है जी। 1999 में इनको समीना पीरजादे ने अपनी फिल्म में हीरो लिया। अच्छा, लीडिंग रोल में। वो पहली, उनकी भी पहली फिल्म थी, और इनकी भी पहली फिल्म थी। अच्छा, उनका जो इंतखाब था, वो मैंने जब देखा पढ़ा कि हुमायूं सईद की फिल्म आ रही है, इस खबर को लिफ्ट नहीं कर रही। अपने तौर पर मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं सुमन पीरजादा जो है और उस्मान पीरजादा, ये ड्रामे के लोग हैं, बड़ा इन्होंने फिल्म शुरू की है और इन्होंने ड्रामे के हीरो को हीरो ले लिया, तो ये क्या फिल्म होगी, ये कुछ नहीं होगी। ये अब मेरे अपने एक आइडिया था। सर फिल्म लगी, मैं देखने नहीं गया। मैंने कहा ये क्या फिल्म होगी, समीना पीरजादा की है फिल्म। वो हिट होगी यार, लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, यार फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, बिजनेस उसका वो नहीं हुआ जो उस दौर में सुपरहिट फिल्मों का होता था,
लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी थी ना, वो ये थी कि यार समीना पीरज़ादा ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है और हुमायूं सईद ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं मानना भाईजान, मैं फिर भी नहीं मानना। बड़े जिद्दी थे आप। मैं भी बड़ा जिद्दी था और मुझे ये था कि अगर इसकी फिल्म थी तो यार इसने काम किया तो फिर इतना अच्छा नहीं किया होगा, बस ड्रामे में जैसे काम किया। ये अब मेरी रीडिंग थी। अब नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट है और हम बैठे हैं मेरे ख्याल में अलहमरा हॉल में, और वहाँ अवार्ड की अनाउंसमेंट होनी थी। तो बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अनाउंस हुआ, इंतहा का नेशनल अवार्ड। समीना पीरज़ादा अवार्ड लेने गई। अच्छा। और पीछे हम बैठे हुए थे और पूरी इंडस्ट्री बाकी भी बैठी हुई थी। खैर मैंने ताली बजाई, क्योंकि अच्छा। जब हाँ ये भी मेरे अंदर क्वालिटी, जब अल्लाह किसी को इज्जत देता तो मैं फिर खुल के उसकी इज्जत करता। मैंने कहा ठीक है, उसने पहली फिल्म बनाई, नेशनल अवार्ड मिला, मैंने ताली बजाई। लेकिन मैंने देखा कि हमारे ट्रेड के जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठ किसी ने ताली नहीं बजाई। उसकी क्या वजह? बताता हूँ। वो जिस वक्त अवार्ड वसूल कर रही थी तो पिछों आवाज़ आई, ये किस गल का अवार्ड है। अब ये जो बात थी ना, ये मुझे बहुत बुरी लगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे मैं इंडिया में गया हूँ, वहाँ भी है ये ग्रुप बंदी भी है, अपनी पसंद और नापसंद भी है हर जगह सर, और लोग एक दूसरे की टांगें भी खींचते हैं, लेकिन पब्लिकली हाँ जी, ये तो ऐसा नहीं करते। बड़ी गलत बात। पब्लिकली वो क्या करते हैं कि भरपूर तालियां बजाते हैं, भरपूर दाद देते हैं, भरपूर तारीफ करते हैं, बंद कमरे में अपने दफ्तर में आकर मुखालफत करते हुए एक और बात। बिल्कुल, वो मुझे बात जो है ना वो बहुत बुरी लगी। उसके बाद नेशनल अवार्ड मिला हुमायूं सईद साहब को। उस वक्त मैंने सोचा कि यार मैंने जो इसकी फिल्म देखनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं देखी। आफ्टर ऑल इसको ये नेशनल अवार्ड मिला है तो कोई कौन सी परफॉर्मेंस इसने की होगी तो मैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं इंतहा नहीं देख सका कि दोबारा इंतहा सिनेमा में लगी नहीं। अच्छा। और वो मुझे नहीं पता जो आती है क्या सोशल मीडिया पर आती है या नेट पे आती है क्लिप्स वगैरह, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, लेकिन इंतज़ार रहा मुझे कि मैं देखूंगा। उसके बाद जनाब फिल्म शुरू होती है जवानी फिर नहीं आनी। हाँ जी। और उसमें हुमायूं सईद होते हैं और नदीम बेग होते हैं। नदीम बेग साहब का काम मैंने देखा हुआ था, ये पहले वहाँ पीटीवी पे ड्रामे वगैरह बनाते थे, और तो इसकी मैंने टेकिंग भी देखी हुई थी कि ये बड़ा अच्छा बच्चा और प्रोफेशनल आदमी है और ज़हीन आदमी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कमर्शियल बहुत है। हाँ। मैंने कहा ये फिल्म मैं देखूंगा। हम एडिटिंग कर रहे थे द लेजेंड ऑफ मौला जट की, तो बिलाल अशारी साहब कहने लगे यार आज मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यार वो मेरे एक दोस्त की फिल्म आई तो मैंने उसका ट्रेलर बनाना है। अच्छा। मैंने कहा कौन सी फिल्म आई हुई? जवानी फिर नहीं आनी। पहले मैं जा रहा था कि मैंने, जब उन्होंने कहा जवानी फिर, तो मैं बैठ गया। अच्छा। मैंने कहा सर आपने ट्रेलर बना लिया? कहता हाँ बना लिया लेकिन अभी कच्चा है। मैंने कहा मुझे दिखाएं। मैंने देखा। अब बिलाल अशारी भी जिंदा और मैं भी जिंदा हूँ, अगर सुन रहा होंगे तो कहेंगे कि ठीक कह रहे। तो मैंने कहा यार आपने ये पूरी फिल्म देख के बनाया? कहता हाँ। मैंने कहा फिल्म कैसी है? कहता ना सब मेरी समझ में तो नहीं आई कोई ख़ास। यानी उनका जो तसर था ना वो ये था कि फिल्म उनके मेयार पर पूरी नहीं उतरती थी। अच्छा। मैंने एक जुमला बोला, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा। मैंने कहा सर आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये सुपरहिट फिल्म होगी। लो जी पहला शो चला, मैं देखने चला गया। अच्छा। जब मैंने फिल्म देखी तो सर मैं फिर दिल किया कि हुमायूं सईद मेरे सामने आए तो मैं उसको दाद दूं। क्या बात। और अपनी वो जो मेरी सोच थी कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उससे माफ़ी भी मांगूं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद फिर फिल्म आती है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। मैंने वो फिल्म भी देखी, वो फिल्म भी सुपरहिट हो गई। फिर आती है फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2। हाँ जी। मैंने वो फिल्म भी देखी, वो फिल्म भी सुपरहिट हो गई। अच्छा। फिर आती है मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं वो फिल्म भी देखी, वो फिल्म भी सुपरहिट हो गई। अब आपको समझ आनी चाहिए कि हुमायूं सईद के पास वो कौन सा रिकॉर्ड है। किसी भी हीरो की कंटिन्यू 4 फिल्में, ना किसी डायरेक्टर की हिट है ना किसी राइटर की हिट है इंडस्ट्री में।
हमारी में, इंडिया का मुझे नहीं पता। किसी भी डायरेक्टर, नदीम बेग की चारों फिल्मों एक्स्ट्राऑर्डिनरी शूट है, और चारों फिल्मों के हीरो जो हुमायूं सईद है, और लीड रोल है। अब जो इंडस्ट्री के लोग थे, अब वो बात करता हूँ वही बात जो वो मैंने उस वक्त आवाज़ सुनी थी ना, ये अवार्ड किस बात का, उस सोच की बात करता हूँ कि जिस वक्त फिल्म का शो टूटा तो मैं बाहर आया। हाँ जी। अब मेरे से वो आगे अखबार वाले वो माइक लेके, तो कोई इंडस्ट्री का उस तरह का आदमी मिल जाए तो, हाँ जी नाज़िर साहब कैसी लगी फिल्म, मैं कही बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और आप यकीन करें कि मुझे ये सारी फिल्में बहुत अच्छी लगी। मैंने एक्टर ला देखी, वो भी बहुत अच्छी लगी। मैंने नाम नंबर फात देखी, वो बहुत अच्छी लगी। मैंने रंग नंबर देखी, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। तो लेकिन वो जो हमारी इंडस्ट्री थी, अब वो कहना कि सियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, चूँकि अब लाहौर में तो कोई फिल्म बन नहीं रही थी जो हिट होती। 2013 के बाद तो फिल्में दोबारा शुरू हुई। हाँ जी। तो वो फिर क्या बात यार, वो फिल्म देखी अच्छी ठीक है, लेकिन यार लॉन्ग प्ले है जिसमें गाने डाले गए, यानी और इतराज़ कर नहीं सकते थे। बस फिर इसमें फिल्म तो हिट वही बात, हम राजा राजी करना बड़ा हाँ, तो ये जो बात थी ना, मैंने एक दिन तंग आकर ना, मेरे से एक आदमी ने कहा यार तुम उनकी बड़ी साइड लेते हो। मैंने कहा बेटे मैं साइड नहीं लेता, मैं एक बात करूँ तो सच है ना। उन्होंने ड्रामा बनाया, मान लिया, उनमें 4 गाने डाले, मान लिया, आपकी बात मान ली। यार इस किस्म के एक ड्रामा बना के 4 गाने डाल के तुम भी करा दो, चला लो, क्यों नहीं चलाते? बातें करना आसान है ना सर, हम तनकीद करना आसान। मैंने कहा उस फिल्म का क्या फ़ायदा जिसने जुम्मे को लगना इतवार को उतर जाना। बहरहाल ये हुमायूं सईद की ज़िंदगी का जो कामयाबियों का सफ़र है। अब उनकी एक और फिल्म आ रही है लव गुरु के नाम से। अच्छा। और मैं आपको पेशगी कह रहा हूँ कि वो सुपर हिट होगी इंशाल्लाह। और उसकी वजह सिर्फ मैं आपको वही बताऊँ कि वही बेटी है सना, जब तक वो जिंदा, अल्लाह उसको ज़िंदा रखे और अल्लाह उसको सलामत रखे और हुमायूं सईद का साया उसके सर पर रखे। बिल्कुल। हुमायूं सईद आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। बेशक सर। और सर जेंटलमैन जो ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है साहब जी, वो उसकी क्या कहानी है सर? देखिए मेरी बात सुने, इस तरीके से अगर मैं शुरू करूंगा तो फिर मैं वही बात करूंगा, मैं तो 1 घंटा और फिर बोलूँगा आपसे। सर आप बोलें, शुरू करें सर। क्योंकि उस जेंटलमैन की जो कहानी ये थी कि आपको पता है हुमायूं सईद साहब जो हैं ये ARY के साथ काम करते हैं, ये बाहर काम नहीं करते। सलमान साहब से बड़ा मोहब्बत भी है, लगाव भी है और बिजनेस भी है, और फिर ये अपने के प्रोडक्शन भी है, और ये जो सोचते हैं अपने ARY के लिए सोचते हैं। और ये नदीम बेग और इरफान मलिक और ये हुमायूं सईद, ये एक तिकोन है। ऐसे ही है। नान सिद्दीकी साहब भी इनके साथ ही होते हैं। हाँ जी, पहले अब्दुल्ला कादवानी भी इनके साथ थे, वो फिर अलग हो गए बाहर। ये तो कहने का मकसद ये है कि वो प्ले आया इनके पास और इन्होंने कहा जी आप पढ़ लें। इसने कहा मैं तो नहीं करता, मैं तो आपको पता करना, आप ना करें लेकिन पढ़ लें। मैंने कहा नहीं ये नहीं, तो मेरे ख्याल में बच्ची ने जिद की होगी कि अबू आके एक दफ़ा पढ़ लें। अच्छा। तो साहब ज़ाहिर बेटी का कहना नहीं टालते, इन्होंने पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो इनको बहुत अच्छा लगा रोल। उसमें जो इनका रोल था तो हट के था, एक आप यूँ करें मासूम सा गैंगस्टर था। अच्छा। तो वो इनको अच्छा लगा कि वो रोल इसने नहीं किया था। तो वही बात फिर चूज़ी वाली आ जाती है ना कि यार ये भी मैं कर लूँ, ये अच्छा लगा। तो जब अच्छा लगा तो वो फिर सारे असूल भी एक तरफ रख दिए, क्योंकि बेटी की रिकमेंडेशन थी। हाँ, और प्रोडक्शन की वाइफ की थी। हाँ, प्रोडक्शन की वो इनको प्रोडक्शन से इंटरेस्ट नहीं था, इनको इंटरेस्ट इस बात से था कि इनको सना से ने कहा था कि आप अब इसे पढ़ें एक दफ़ा। अच्छा। पढ़ने के बाद फैसला करें। तो पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला वही किया, फिर उसमें काम किया। और काम किया तो सलमान इकबाल साहब चौंके, साहब ज़ाहिर उनको चौंकना चाहिए था क्योंकि प्ले आके क्लिक भी हो गया। हाँ। तो वो फिर जैसे होता है लोग के भैया आपकी टीम के आदमी थे तो वो इधर उधर हो गए, क्या हुआ। हाँ, और लोग भी तो फिर आपको पता हाँ, लोगों को तो बहाना चाहिए ना। कोई ना। और अच्छा इस वक्त उन सब लोगों की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि ये जो तिकोन बनी ये टूट जाए, अल्लाह ना करे कभी टूटे। कोई उसकी चीज़ टूटेगी नहीं, कहीं से वो डगमगाएगा नहीं, कहीं से वो डोलेगा नहीं, कहीं से वो गिरेगा नहीं। क्या बात। वो आगे ही जाएगा और इससे भी आगे जाएगा। और मुस्तकबिल में मैं उसका जो है ना एक पेशीन गोई करने लगा हूँ। अच्छा। जो शायद हुमायूं साहब को अच्छी ना लगे। विद इन 2 years कुछ ऐसा होगा कि हुमायूं सईद जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक लाजमी जुज़्व हो जाएगा और एंग्री मैन होगा वो। अच्छा जी। जिस तरह हिंदुस्तान में
सनी देओल था, जिस तरह पाकिस्तान में सुल्तान राय था। अच्छा जी। आज तक लोग कहते हैं कि सुल्तान राय की जगह कोई नहीं ले सका। मैं आपको पेशीनगोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लाहौर में जितनी फिल्में शुरू होंगी आफ्टर 1 ईयर उनका हीरो हुमायूं सईद होगा। क्या बात है सर, क्या बात। और मैं हुमायूं सईद से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब होंगे ही सोलो तो आपको चूजी होने की ज़रूरत नहीं है। चूजी उस वक्त होता है जब 2 या 3 हीरो। हाँ जी। तो जब हीरो एक है, आप टाइटल आप हैं, तो आप लाहौर वालों को ठुकराइएगा नहीं, क्योंकि टैलेंट इसमें उस वक्त भी इतना ही था जितना आज है। ये उस वक्त भी आप देखें, आज 4 फिल्में लीडिंग रोल में हिट हुई हैं, तो आज हीरो नहीं है, फवाद खान नहीं है, हमजा अब्बासी नहीं है, बाकी हीरो है नहीं, तो उनकी मौजूदगी में हुई ना। तो उस वक्त सुल्तान राय था या मुस्तफा कुरैशी था या जो भी थे लोग। और कोई सवाल हो आपको पूछना हुमायूं सईद के बारे में? सर आपने सब कुछ ही तकरीबन बता दिया है। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली इस तरह की होती हैं जो हम जिस तरफ जाते ही नहीं है, बाकी आपने तमाम पहलू बता दिए। नहीं, मैं तो बड़ा शौक से जाता हूँ, अगर साथ हो तो सर मुझे लगता है कि मैं तो अब इस सिलसिले में बहुत दिलेर हो गया हूँ। जब एक मेरी कंट्रोवर्सी के बारे में लोग बोले हैं, अब मैं ढूंढता हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी मिले। लेकिन हुमायूं सईद की पूरी लाइफ में अल्लाह ताला ने जितनी उसे इज्जत दिया, मकाम दिया है, उसको उस किस्म की कंट्रोवर्सी है नहीं। उसकी ज़िंदगी में कोई औरत है नहीं, और इसकी भी वजह सना है। क्या बात है। जब तक बेटी की नज़र बाप पर रहेगी, बाप की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो गलत कदम उठाए। इतना बेटी को मान होता है, बेटी बाप का गुरूर होता है। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल अली सिद्दीक को और नासिर अदीब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।